हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज क्रिस्टीना विलेज और आप इस आए हैं मेरे चैनल पर क्रिस्टीना विलेज ज्योग्राफर। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप के बारे में आपको बता देती हूँ। सो माय नेम इज क्रिस्टीना विलेज एंड मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ पूरी की पूरी सोशल स्टडी, क्लास 9 की, क्लास 10th की, 11th एंड 12th ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स अवेलेबल हैं क्योंकि कुछ चैप्टर्स अभी इतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है सारे के सारे चैप्टर्स डालने का सीबीएसई के क्लास 11 ज्योग्राफी और 12th की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 1.5 years हो गया ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस में फ्रॉम द लास्ट 14 years आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, इन अ कॉन्वेंट स्कूल। ओके, इस चैनल पे आपको ये फर्स्ट वीडियो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का। आई डोंट नो, ये इस तरीके के इस चैप्टर पे जो है वीडियो बहुत कम आपको पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। नहीं पता, फिलहाल अभी तो यही वीडियो मैंने अभी एक डाला है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और पूरी की पूरी एनसीईआरटी का एक एक ब्रीफ में हम इसमें जो है स्टडी करेंगे। इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली। कुछ एक टीचर्स अगर किसी ने पढ़ाया हो तो पढ़ाया हो, आई डोंट नो, मतलब मैंने सर्च कर किया लेकिन मुझे नहीं मिला इतना, ठीक है। तो आज हम पूरे का पूरे चैप्टर करेंगे। इसमें हम बीच में आपके एमसीक्यूज भी करते रहेंगे और एमसीक्यूज के आंसर्स बच्चा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो ये वीडियो जो है बाद में देख रहे हैं, जो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर, दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट से आपको क्लियर होगा कि फॉरेस्ट की सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कॉलोनिज्म मींस हम कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात करेंगे, जब ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया अलग अलग चीजों में, किस तरीके से उसने ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को ये भी कह सकते हैं आप बर्बाद किया। मतलब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे फॉरेस्ट की क्या हालत थी इंडिया में, वो हम स्टडी करेंगे और फॉरेस्ट की अंदर जो सोसाइटीज होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो व्हाट एल्स वी हैव टू स्टडी ओवर हियर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म से इंट्रोडक्शन, व्हाई डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, डी का मतलब होता है विदाउट एंड डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है। दूसरा है द राइज ऑफ अ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। उसके बाद हमारे कंट्री में जो है कमर्शियल फॉरेस्ट्री आ गई। नाउ व्हाट इज कमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट्री जंगलों को इस लिए सेव करके रखना या जंगलों को इसलिए बढ़ाना फॉर द कमर्शियल पर्पस, या जंगलों में से पेड़ इसलिए काटना फॉर द कमर्शियल पर्पस के लिए, जंगलों का इस्तेमाल करना, जंगलों के पेड़ों का इस्तेमाल करना, जंगलों का इस्तेमाल करना फॉर द कमर्शियल पर्पस यानी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे जो जंगल है, हमारे फॉरेस्ट, उसमें बहुत तरीके की स्पीशीज हैं, बहुत तरीके के पेड़ हैं। ऐसे बहुत से पेड़ हैं जैसे टीक है, साल, शीशम, ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे पेड़ हैं। चंदन का जो पेड़ है, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। टीक और साल जो है फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है आपका। सुंदरबन के जो ट्रीज हैं, वहां पे जो सुंदरी ट्रीज है वो ज्यादातर मैचस्टिक्स हो गए, बोट्स हो गए, शिप्स हो गए, इसको बनाने के लिए यूज होता है। तो जब ट्रीज का यूज इन सारी चीजों में होने लगे तो इसे कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। दूसरा देखेंगे हम रेबिलियन इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट का बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल किया था, तो इसलिए जो ट्राइबल पीपल थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, जिनको आज के टाइम पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, उस देश आजादी के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनको कहा गया, ठीक है। तो उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कौन कौन से रेबेल किए, यानी कि कौन कौन से प्रोटेस्ट किए, कौन कौन सी लड़ाइयां या रिवोल्ट किया, वो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। और एक हम इसमें जावा का, इंडोनेशिया के पास ये जो प्लेस है जावा, इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और कि वहां पर फॉरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ठीक है। जैसे आप अपने अगर आसपास देखोगे, आप ट्रीज आपको दिखाई देंगे, और अगर आप किसी ऐसी प्लेस में जाओगे जहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े जंगल है, तो आपको अपने आसपास थोड़ा सा, आप अपने शहर से अगर बाहर भी जाओगे तो विलेज के आसपास आपको जंगल दिखाई देंगे, गांव है, और कई बार शहरों के आसपास भी आपको जंगल दिखाई देंगे, यानी कि आसपास आपको ट्रीज और जंगल बहुत दिखाई देंगे, ठीक है। मैनी थिंग्स कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जंगल में से कई ऐसी चीजें हैं जो हमें डेली यूज में हम यूज करते हैं, यानी कि जंगल में से हमें कई ऐसी चीजें मिलती हैं
जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, भाई पेपर बुक्स हम पढ़ते हैं, कॉपीज हम यूज करते हैं, वो पेपर कहाँ से बनता है, ट्रीज से बनता है, ठीक है। डेस्क एंड टेबल, डोर्स एंड विंडोज, द डाइज, द कलर, योर क्लोथ्स, स्पाइसेस इन योर फूड, हमारे फूड में जो स्पाइसेस होता है, जो सेलोफिन रैपर होता है ना, टॉफी के ऊपर जो रैपर लगा हुआ था, वो सेलोफिन पेपर भी जो है वो ट्रीज से हमें मिलता है। स्पाइसेस हमारे खाने में जो यूज होते हैं वो ट्रीज से मिलते हैं। डाई जो कलर होता है वो ट्रीज से मिलते हैं। टेंडू लीव्स इन बीडीज, गम, हनी, कॉफी, टी, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं जो ज्यादातर हमें ट्री से अवेलेबल होती है। अमेज़न के फॉरेस्ट अगर आप देखोगे, जो कि वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट से काफी ज्यादा मिलता है, जुलता है। अमेज़न के फॉरेस्ट, आपको पता है कि अमेज़न के फॉरेस्ट जो है दुनिया के, वर्ल्ड के जो है सबसे घने जंगलों में से एक है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट, वर्ल्ड डेंस फॉरेस्ट, दैट इज अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। और अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारे सबसे ज्यादा जो घने फॉरेस्ट है वो है हमारे सुंदरबन के फॉरेस्ट। सुंदरबन फॉरेस्ट, ये याद रखना, इंडिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो कौन से हैं, सबसे डेंस, सबसे खतरनाक जंगल इंडिया में जो पाए जाते हैं, ऐसे मतलब जिस तरीके का आपका अमेज़न का जंगल है बहुत ज्यादा खतरनाक, उसी तरीके से वो सुंदरबन के जो फॉरेस्ट हैं वो भी हमारे अमेज़न के जंगल की तरह है, बहुत ज्यादा घने जंगल, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स है, क्योंकि वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट पूरा माउंटेन है, तो वहां पर भी जो हमारे जंगल हैं वो भी अमेज़न के फॉरेस्ट से मिलते जुलते हैं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड एज मेनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज इन वन फॉरेस्ट पैच। एक फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब फॉरेस्ट, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें यहाँ पर अलग अलग ट्रीज, यहाँ पे अलग ट्रीज, मतलब कुछ एरिया फॉरेस्ट के ऐसे होते हैं जहां पर एक ही स्पीशीज के या कई बार बहुत ज्यादा पैचेस ऐसे होते हैं अलग अलग स्पीशीज, मतलब फॉरेस्ट जो है वो पूरा बिखरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तो मैंने स्क्वायर बना दिया, फॉरेस्ट अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ होता है, ऐसे नहीं होगा फॉरेस्ट। ये अगर हम पूरा वेस्टर्न घाट देखें तो फॉरेस्ट इस तरीके से वेस्टर्न घाट का बिखरा हुआ है। तो अगर हम यहां से चलना शुरू करेंगे तो इतने ही एरिया में, एक पैच ऑफ फॉरेस्ट में, ना जाने आपको 500 स्पीशीज मिल जाएंगी, किसकी, ट्रीज की 500 करीब स्पीशीज आपको यहां पर मिल जाएगी, ट्रीज की, ठीक है। तो यही वो यहां पर आपको बता रहे हैं, प्लांट स्पीशीज इन वन फॉरेस्ट। बिटवीन 1700 से 1995 का जो पीरियड था, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। उस टाइम पीरियड में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% इन ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया वर क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल यूज, कल्टीवेशन, पैस्चर एंड फ्यूल वुड। या कि वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में से 10% जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट में से जो 10% फॉरेस्ट थे वो पूरे के पूरे ऐसे ही काट दिए गए थे, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एनिमल्स के पैस्चर के लिए वो काट दिए गए थे, फ्यूल वुड यूज करने के लिए सारे के सारे पूरा का पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया था, पूरे के पूरे ट्रीज जो है वो काट दिए गए थे। और 1700 से 1995 के पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज सेटअप करने की वजह से करीब जो 10% जो फॉरेस्ट जो है सारे के सारे जो काटे हैं वो आपके आते हैं, एरिया वाइज अगर हम करें तो 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया, वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट एरिया में से 9.3% है, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, कि कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो 1995 तक जो है वो वर्ल्ड में से खत्म हो चुका था, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटीज जो है हमारे फॉरेस्ट की इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीशीज हैं ट्री की और फॉरेस्ट की जो पाई जाती है, ठीक है। 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन। 1600 के टाइम पे, 1600 यानी कि 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी के दौरान जो है करीब हमारा 1/6 इंडिया का जो लैंड मास है वो कल्टीवेशन के अंडर में आता था, ठीक है। 1/6 लैंड पर हमारी कल्टीवेशन होता था, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, कल्टीवेशन में सब चीज आती है, एग्रीकल्चर हो गया और फार्मिंग हो गया, ठीक है। फार्मिंग में जो लोग हैं अपने पैस्चर वगैरह भी पालते हैं। नाउ दैट फिगर हैज गॉन अप टू हाफ, ये फिगर जो है वो 1/6 से हाफ पे पहुंच गई है, ठीक है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ऑल ओवर द सेंचुरीज, द डिमांड फॉर द फूड वेंट अप। पीजेंट्स जो हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है फूड की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अब जब फूड की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन कहीं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भाई 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ से 10 साल में पॉपुलेशन 1 करोड़ से हो गई 100 करोड़ हो गई, ठीक है। तो भैया जो 1 करोड़ लोग जो थे, 1 करोड़ पीपल जो थे, कहीं भी किसी भी कंट्री का हम एक एग्जांपल जस्ट यहाँ पर ले रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों के लिए जो फूड सप्लाई होता था वो उनके लिए एनफ था, ठीक है, उनका पेट भर रहा था और उस हिसाब से कंट्री में एग्रीकल्चर हो रहा है और उसी हिसाब से जो है
वो एग्रीकल्चर में सारा का सारा अनाज जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब 10 साल के अंदर 100 करोड़ जो है पॉपुलेशन हो गई, तो उनके लिए भी तो खाना वही उतना ही एरिया है, मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए एरिया नहीं बढ़ा, एग्रीकल्चर का एरिया नहीं बढ़ा, तो भाई 100 करोड़ की पॉपुलेशन को कैसे खिलाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर एरिया भी पॉपुलेशन को देखते हुए एग्रीकल्चर एरिया भी हमें आगे 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 बढ़ाते रहना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ाए जाएंगे? वो इस तरीके से बढ़ाया जाएगा, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। तो जिसके वजह से फॉरेस्ट पूरे क्लियर कर दिए गए, ब्रेकिंग न्यू लैंड्स, नए नए लैंड जो है वो फार्मर्स जो है वो खोजने लगे और उनको एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के लिए यूज करने लगे। डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बता दिया इज नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा पुरानी है। अब से डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत सालों से हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बिगेन मेनी सेंचुरीज एगो, बट अंडर कॉलोनियल रूल के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल किया सारी कंट्रीज को, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाई, इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। वो सिस्टमैटिक वे में तो कॉलोनियल रूल, अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम सिस्टमैटिक, मोर सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वे में तो करते थे, लेकिन जो है एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉलोनियल पीरियड से पहले किस तरीके के हमारे जंगल थे। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे जंगलों की स्थिति क्या थी, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे जंगलों की सिचुएशन या स्थिति किस तरीके की हो गई, ठीक है। इन कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपैंड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ अ रीजन। कॉलोनियल पीरियड में तो भाई कल्टीवेशन जो था वो बहुत ही तेजी से रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। डायरेक्टली एनकरेज करते थे ब्रिटिशर्स प्रोडक्शन करने के लिए कमर्शियल क्रॉप्स का। कमर्शियल क्रॉप्स मैंने आपको पहले बताया ना, कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आई टोल्ड यू कमर्शियल क्रॉप्स हो गई या कमर्शियल क्रॉप्स लाइक द जूट हो गया, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। कमर्शियल क्रॉप्स, व्हाट इज कमर्शियल क्रॉप? 2-3 टाइप्स की क्रॉप्स होती है आपकी। एक होती है फूड क्रॉप, ठीक है, 2 टाइप की क्रॉप होती है। दूसरी होती है कैश क्रॉप, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप। 2 टाइप की आपकी क्रॉप्स होती है, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप, ठीक है। सो कैश क्रॉप कमर्शियल क्रॉप्स में आती है। कैश क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप आर द सेम। फूड क्रॉप उसे कहते हैं कि जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं अपने खाने के लिए, अपने कंज्यूम के लिए, लाइक व्हीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, और पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए। ये वो क्रॉप्स होती है जो फार्मर अपने कंज्यूम के लिए यूज करता है या पॉपुलेशन के खाने के लिए ग्रो करता है, फार्मर अपने खाने के लिए ग्रो करता है, दैट इज फूड क्रॉप। कैश क्रॉप में ये सारी की सारी क्रॉप्स तो आएंगी, जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैश क्रॉप्स आती हैं, लाइक हो गई कॉफी, ठीक है, टी, शुगर हो गई, शुगर केन, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स जो है ये होती हैं आपकी कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो कि ग्रो की जाती हैं ज्यादा से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, बेचने के लिए, या आप सीधा ये भी कह सकते हो कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप वो होती है जिससे हमें मनी मिलता है, जिसको बेच के जिससे हमें पैसा मिलता है, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप को ग्रो करने के ऊपर ना बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया हुआ था। कैश क्रॉप को ग्रो, जबरदस्ती कैश क्रॉप को ग्रो करवाते थे, ठीक है, जिससे क्रॉप्स की जो इंक्रीज थी, डिमांड जो थी वो 19वीं सेंचुरी में क्रॉप्स की डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। यूरोप वेयर फूड ग्रेन वर नीडेड टू फीड, यूरोप में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ी, नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी क्या था, द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन 19वीं सेंचुरी। यूरोप वेयर फूड ग्रेन वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। अभी क्या था कि यूरोप में फूड चाहिए था, लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए। भाई कैश क्रॉप तो खाएंगे नहीं ना, हर समय जूट तो खाते नहीं रहेंगे, कॉटन नहीं, शुगर केन खा नहीं सकते, इससे पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए यूरोप में फूड क्रॉप की डिमांड तो बड़ी फूड क्रॉप की डिमांड के साथ साथ जो है अब वहां की इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल भी इंडिया में प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती जो है सारा का सारा जो है इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल था वो फोर्सफुली जो है इंडिया में ग्रो करवाया, ठीक है। और अगर स्पेस नहीं बची, कुछ नहीं बची, तो काटना शुरू कर दिया जंगलों को। सो इन क्रॉप्स की डिमांड जो थी वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा, इन क्रॉप्स की डिमांड जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। ये सारी की सारी जो कमर्शियल क्रॉप्स। ओके, देयर इज वन टीचर जो कि आपको कमर्शियल क्रॉप बता रही है कि अगर आप वीट ग्रो कर रहे हो तो वीट अगर छोटे पैमाने पे ग्रो करेंगे तो उसे कमर्शियल नहीं करेंगे। अगर वीट जो है हेक्टेयर्स में अगर ग्रो करेंगे तो वो जो है कमर्शियल क्रॉप हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल।
जो फूड क्रॉप्स हैं, दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं, ये गलत बता रहे हैं, जो भी टीचर बता रही है वो गलत बता रही है, ठीक है। दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप। नो डाउट हम व्हीट और राइस भी जो है हम बेचते हैं, इंडिया से जाती है, एक्सपोर्ट होती है, बट इट्स फॉर द फूड, वो खाने के लिए जाती है। अगर किसी कंट्री में नहीं है, अगर किसी कंट्री में व्हीट ग्रो नहीं होता है, या किसी कंट्री में राइस ग्रो नहीं होता है, या ज्वार या बाजरा अगर ये ग्रो नहीं होता है और हमारी कंट्री से जाता है, हम लोग बड़े पैमाने पे व्हीट और राइस, हमारी कंट्री में तो बड़े पैमाने पे ग्रो होता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी खेती में जो है व्हीट और राइस जो है ग्रो किया जा रहा है। सो वो फूड क्रॉप, वो कैश क्रॉप में कभी भी नहीं आता है, चाहे मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स में राइस और व्हीट, ज्वार बाजरा पल्सेस ग्रो करें मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में, लेकिन इट नॉट कम इन अ फूड क्रॉप। तो जो टीचर आपको ये बताती है कि वो फूड क्रॉप अगर राइस हम हेक्टेयर ऑफ उसमें ग्रो करें तो वो कैश क्रॉप हो जाएगी, बेटा ऐसा है ना, जो आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, अगर आप ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स पढ़ रहे हो ना, तो ज्योग्राफी की जो टीचर होगी उसको ही ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होगा। साइंस की टीचर को नहीं पता होगा कि फूड क्रॉप और कैश क्रॉप क्या होती है, ठीक है। साइंस की टीचर से अगर जो है आप सोशल स्टडी पढ़ोगे, साइंस की टीचर से हिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस की टीचर से पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स पढ़ोगे, तो वो सिर्फ किताब के में जितना लिखा है बस उसी को एक्सप्लेन करके ही आपको बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बताने वाली। खैर एनीवेज, इससे ज्यादा मैं अभी बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी। एनीवेज, बट ये चीज ध्यान रखना, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप अलग है। कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप, कैश क्रॉप को हम कमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं। कमर्शियल क्रॉप इसलिए होती है जो कि बेची जाती है, प्रॉपर बेचने के पर्पज से ग्रो करी जाती है। आज भी हमारे इंडिया में प्रॉपर बेचने के पर्पज से ग्रो करी जाती है, बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, हमारी कंट्री में भी यूज होता है, लोग कैश क्रॉप ग्रो करते हैं। लाइक मैंने ये चीज ध्यान नहीं दी कि यहाँ पर ये व्हीट लिखा हुआ है, तो व्हीट जो है वो कैश क्रॉप में नहीं आएगा, ठीक है। शुगर है, कॉटन है, टी है, कॉफी है, शुगर केन है, ठीक है, लाइक जूट है, और शुगर भी नहीं है बल्कि शुगर केन है, ठीक है। शुगर केन आपकी जो है कैश क्रॉप में आएगी, और अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है अपडेट नहीं होती है, बहुत सारी चीजें जो है एनसीईआरटी में गलत लिखी होती है। खैर एनीवेज, तो व्हीट जो है वो कैश क्रॉप में नहीं है, वो फूड क्रॉप है, क्योंकि वो खाने के पर्पज से यूज होती है। जूट खाने के पर्पज से यूज नहीं होता, कॉटन को खाया नहीं जाता, टी पी जाती है, कॉफी पी जाती है, शुगर केन खाया नहीं जाता है, शुगर केन से जो शुगर होती है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। यहाँ पर ये कमर्शियल क्रॉप और फूड क्रॉप का ये डिफरेंसेस है। सेकंड हमारा आता है कि कॉलोनियल पीरियड में कल्टीवेशन एक्सपैंड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। फर्स्ट रीजन हमारा ये था, सेकंड रीजन हमारा ये आता है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। 19th सेंचुरी में कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ये सोचते थे फॉरेस्ट तो ऐसी बेकार पड़े हुए हैं, ये अनप्रोडक्टिव है, ये किसी यूज के नहीं है, इनसे किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। दे वर कंसिडर्ड टू बी द विल्डरनेस। विल्डरनेस उसको जंगली उसको जो है बोल देते थे कि ये जंगल है, फालतू के बिना वजह के जंगल है। लेकिन कहने को वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, उनको सब पता था, लेकिन वो जानबूझ के अपनी धाक जमाने के लिए इंडिया में ये चीज उन्होंने बोली कि फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, ठीक है ना। फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव नहीं थे, ये उनको भी पता था, लेकिन वो ये सोचते थे कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है। दे ऑल्सो नो कि फॉरेस्ट से जितनी ऑक्सीजन हमें मिलती है उतनी ऑक्सीजन जो है हमें नॉर्मल जो खेती, अगर फॉरेस्ट को काट के जो खेती करी जाती है उससे भी इतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है जितनी हमें फॉरेस्ट से फ्रेश एयर और फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलती है, ठीक है। सो दे कंसिडर करते थे, ठीक है, बोलना नहीं, मतलब वो ये सोचते थे कि ये वाइल्डरनेस है, हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, इसको कल्टीवेशन के अंडर में लेकर आना चाहिए। इस पर कल्टीवेशन क्यों नहीं किया जाए भाई, इतने जंगल हैं हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान आए हैं, रूल कर रहे हैं, इतने साल हो गए हमें हिंदुस्तान रहते हैं, जंगल तो यहाँ के बेकार पड़े हुए हैं, लाइक इन दैट वे, ठीक है। सो दैट द लैंड कुड यील्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। उनका माइंड, उनका जो फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव बोलने का रीजन ये था क्योंकि वो उस पर कल्टीवेशन करके वो अपना खुद का फायदा करना चाहते थे, वो अपना खुद का प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ठीक है, कि भाई इस पे एग्रीकल्चर करो और ज्यादा से ज्यादा हमें रेवेन्यू मिलेगा, एंड हैंस द इनकम ऑफ द स्टेट। और जिस भी स्टेट में है वो लोग, जिस भी रीजन में है, जिस भी, क्योंकि उन्होंने तो पूरा महाराष्ट्र हो गया, लाइक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि दे रूल ऑल ओवर द इंडिया ना, पूरे इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं छोड़ा, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोई भी स्टेट उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। तो वो जिस भी रीजन में थे सोचते थे भाई वहां हमारे स्टेट की जो है इनकम बढ़ेगी अगर हम जो है इस एरिया के ज्यादा से ज्यादा जंगल जो है हम अगर कल्टीवेशन के प्रोडक्ट के, कल्टीवेशन के काम में अगर हम यूज में ले आए। सो बिटवीन 1800 से 80 से लेके 1920 तक कल्टीवेटेड एरिया रोज बाई 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो था वो कल्टीवेटेड एरिया
कॉलोनियल पीरियड से पहले कम था, कॉलोनियल पीरियड के बाद जो है कल्टिवेटेड एरिया हमारा 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो था वो हो गया, यानी बहुत ज्यादा अच्छा खासा बढ़ गया, अच्छा खासा हमारा कल्टीवेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। ओके, तो इसी के चलते अब ब्रिटिशर्स के पास 2-3 रीजन थे। 2 रीजन तो ये थे कि भाई उनको अपने कंट्री के लिए, ब्रिटेन के लिए और साथ ही बाकी यूरोप के और जो देश थे, जितने बाकी और जो देश थे, उनको फूड की सप्लाई चाहिए थी, फूड क्रॉप भी चाहिए था, क्योंकि फूड क्रॉप की कमी हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनको अपने जो शिप्स थे उनके लिए लकड़ी चाहिए थी, ठीक है, टीक, साल, शीशम, जो भी उनको सूटेबल रहता है, मतलब ये ज़्यादातर सूटेबल रहती है, ये पानी में मतलब हजारों साल पड़ी रहती है, लेकिन ये जो है खराब नहीं होती। ओके, शिप के लिए लकड़ियाँ हो गई, साथ ही साथ इसको इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल की भी बहुत ज्यादा नीड थी। ओके, इसी के चलते अब इन लोगों ने शुरू किया था भाई स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, यानी कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक के लिए जो है इनको स्लीपर्स की जरूरत थी। रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, कभी आप ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा ये इस तरीके के ना ट्रैक्स रेलवे के बीच में जो है, ट्रेन के दोनों जो पटरियां होती है, पटरी के बीच में इस तरीके के ट्रैक्स जो है ये बिछे होते हैं, ये आपके वुडन के ट्रैक्स होते हैं। ये वो वुड यूज करी जाती है यहाँ पर जो वुड कभी हजारों सालों में कभी खराब ही नहीं होती है। तो वुडन प्लैंक्स होते हैं ये, लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक, दे होल्ड द ट्रैक इन पोजीशन, और इनके ऊपर बड़े बड़े बोल्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं, और ये बोल्ट जो है वो रेलवे ट्रैक को, ट्रैक के बीच में ये लगाए जाते हैं, ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, उसे हिलने डुलने नहीं देते हैं यहाँ वहाँ। तो इसी के चलते इन्होंने क्या किया कि लकड़ियां काटना शुरू किया, फॉरेस्ट के पूरे फॉरेस्ट इन्होंने काटना शुरू किए, कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर्स। और साल लॉग हमारी कंट्री में जो साल की जो लकड़ी है वो ऐसी लकड़ी होती है जो हजारों सालों तक पानी में अगर पड़ी रहे तो भी वो खराब नहीं होती है। रेन हो गई, वाटर हो गया, उसमें पड़ी रहे, बारिश, आंधी, तूफान, किसी भी चीज में वो खराब नहीं होती, धूप पड़े, कुछ पड़े, वो खराब नहीं होती। इन द सिंहभूम के जो फॉरेस्ट थे वो, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास आते हैं, मई 1897 में इन्होंने वहां से जो है साल की जो लकड़ियां है, साल के जो फॉरेस्ट है, लगातार काटने शुरू किए, क्योंकि वहां पर वो फॉरेस्ट ऐसा है जो कि जहां पर पूरी साल की ही लकड़ियां आपको मिलती है और साल कभी खराब नहीं होता है, ठीक है। और साल के जो है लॉग्स, बड़े बड़े इन्होंने लकड़ी के लट्टे उनको स्लीपर्स में चेंज करना शुरू कर दिया। सो आदिवासी को इन्होंने हायर किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ब्रिटिशर्स का, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, तो इन्होंने आदिवासी जो पीपल थे उनको हायर किया, हायर करके उनसे बोला भाई ये सारी की सारी लकड़ियां जो है ये आप काटना शुरू करो, और सारे स्मूथ प्लैंक्स उन्होंने काटे विच वुड सर्व एज अ स्लीपर फॉर अ रेलवे, जो कि वो रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, स्लीपर्स के लिए वो यूज कर रहे थे। एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे अगर वो आदिवासी जो थे अपने घर के लिए लकड़ियां वगैरह अगर लेते थे ना, क्योंकि भाई वो आदिवासी हैं, ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, जंगली लोग हैं, वो अपने, उनको सीमेंट के, पत्थर के घर बनाने तो आते नहीं है, तो वो लकड़ी के ही घर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जब उन्हें लकड़ियां चाहिए होती थी तो नॉट अलाउड टू कट दीज ट्रीज टू बिल्ड देयर ओन हाउस, वो उनको अपने ही, उनके खुद के घर उन लकड़ियों से बनाने जो है ब्रिटिशर्स नहीं देते थे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लैंड से सारे के सारे फॉरेस्ट जो थे वो खत्म हो गए थे। इंग्लैंड ने क्या किया, अपने ही सारे फॉरेस्ट जो है बर्बाद कर दिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उनको अपनी कंट्री के जो रॉयल नेवी थी उसके लिए, शिप्स बनाने के लिए यूज में आती है वो लकड़ी, ठीक है, उसके लिए उनको लकड़ी चाहिए थी, ठीक है, शिप्स बनाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने अपने सारे फॉरेस्ट तो सारे के सारे उनके खत्म हो गए। ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग, तो ओक की लकड़ी वहां पर ज्यादा ग्रो होती है। अब ब्रिटेन जो है छोटा सा आइलैंड कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं, इतना बड़ा एरिया नहीं है जितना बड़ा एरिया हमारे इंडिया का है, ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया ना होने की वजह से तो वहां पर फॉरेस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत फॉरेस्ट है, वो सारे के सारे क्लीन कर दिए उन्होंने, ठीक है, रॉयल नेवी को सपोर्ट करने के लिए। ये 3 अभी आपके रीजंस हो गए कि क्यों उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट उन्होंने काटे या लकड़ियां उन्हें चाहिए थी। ये सारा का सारा जो है आपका कमर्शियल पर्पस था, ठीक है ना। हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। अब भाई शिप्स जो है क्यों बनते, कैसे बनते शिप्स, अगर उनको ड्यूरेबल टिम्बर जो है वो सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है, तो इंग्लिश के शिप्स जो है, यानी कि रॉयल नेवी के शिप्स जो है ब्रिटिशर्स कैसे बनाते। हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप, और वो अपनी आर्मी को बिना शिप के कैसे प्रोटेक्ट करेगी, बिना शिप्स के कैसे मेंटेन करेगी, बिना शिप के वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जो कॉलोनीज बनाए जा रहे हैं उन कॉलोनीज पे कैसे कब्जा करेंगे और कैसे दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाते चले जाएंगे, ठीक है।
बिना शिप के तो वो यहाँ से वहां जा ही नहीं सकते। तो बाय द 1820s में क्या हुआ, यानी कि 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, सर्च पार्टी भेजी गई एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, कि भाई जाओ, सर्च पार्टी भेजी कि भाई जाओ इंडिया में पता करो कितना फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, कितना हम यूज कर सकते हैं क्या, और कौन कौन सी टाइप की ट्रीज हैं, कौन कौन सी लकड़ियां हैं जो हमारे ज्यादा यूजफुल काम में आ सकती हैं। विद इन अ डिकेड, और डिकेड के अंदर यानी 10 साल के अंदर ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ अ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। 10 सालों के अंदर जो है सारे के सारे फॉरेस्ट जो है इन्होंने, मतलब मैसिव स्केल में इन्होंने फॉरेस्ट जो है वो काटना शुरू कर दिया, और काटने के साथ साथ वास्ट क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में टिम्बर जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट करना, उन्होंने इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बहुत सारा एक्सपोर्ट किया भी। अब ओके, आफ्टर दैट अब ये कुछ 4 रीजंस हैं जिसके वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने टिम्बर को काटा, लकड़ी को काटा। टिम्बर यानी कि लकड़ी, जब फॉरेस्ट तो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, तो जब लेकिन फॉरेस्ट की जो लकड़ी है, जब हम अलग अलग लकड़ी को अलग अलग पर्पस के लिए जब हम लकड़ी का यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए हो गया, रेलवे ट्रैक्स के लिए हो गया, और अदर कामों के लिए हो गया, तब हम उसे टिम्बर कहते हैं। सो फर्स्ट तो आपका यहाँ पे 2-3 रीजन तो आपने अभी देख लिए। उसके बाद द स्प्रेड ऑफ अ रेलवे फ्रॉम 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। अब क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी रेलवे ट्रैक्स जो है बिछाना शुरू कर दिए, ट्रेन्स बनाना शुरू कर दिए। जो उनकी इंडस्ट्रीज थी, वो इंडस्ट्रीज जो इंग्लैंड में थी, वो भी वहां से ट्रेन्स के कोचेस बना के बेचती थी। इंडिया में भी उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी, और इंडियन इंडस्ट्री भी रेलवे के कोचेस और इंजन बनाना जो है धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री ने भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब रेलवे ट्रैक 1950s में इन्होंने बिछाना शुरू कर दिया था। 51-52 में शायद फर्स्ट रेलवे जो स्टार्ट हुई थी वो मुंबई टू थाने स्टार्ट हुई थी। ठीक है बच्चा, ऐसी है ना कि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी टीचर्स आपको ये बोलेंगी अंग्रेजों ने ये किया, वो किया, बहुत बुरा किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, बहुत हम पे अत्याचार किया, बहुत हम पे अत्याचार किया। लेकिन ब्रिटिशर्स जितना डेवलप हमको करके गए, जितनी डेवलपमेंट की चीजें हिंदुस्तान ने ब्रिटिशर्स से सीखी, अगर शायद ब्रिटिशर्स नहीं आते, चाहे भले ही वो अत्याचार करके हम पर डोमिनेट करके हमें बहुत ज्यादा उन्होंने दुखी किया, बहुत ज्यादा परेशान किया, नो डाउट। लेकिन आज जो है, अगर आप आज के टाइम पे देखो ना, तो आज के टाइम पे अंग्रेजों की ही चीजें पूरी दुनिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है अंग्रेजों की ही चीजें फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों के कपड़े पहन रहे हैं, अंग्रेजों का खाना खा रहे हैं, अंग्रेजों का लिविंग स्टाइल जो है अपना रहे हैं, अंग्रेजों की तरह जो है उनका कपड़े पहनने का तरीका है, कट स्लीव्स पहनेंगे, स्टेप्स वाले कपड़े पहनेंगे, छोटी छोटी मिनी स्कर्ट्स पहनेंगे, आधे आधे कपड़े पहनेंगे, नंगे नंगे घूमेंगे। मैं तो ओपनली बोलती हूँ, ठीक है ना। तो आधे आधे कपड़े पहने, ये भी तो आपने ब्रिटिशर्स से ही तो सीखा। ब्रिटिशर्स हमें डेवलपमेंट, अगर हम ब्रिटिशर्स हम पे अत्याचार करके गए, आपको इतना बुरा लग रहा है कि ब्रिटिशर्स हम पे अत्याचार करके गए, ब्रिटिशर्स ने हमको सबको लूट लिया, तो आज की जो हिंदुस्तान है, आज की हिंदुस्तान के ये जो यंग जनरेशन और यंग कुछ ऐसे टीचर्स आए अभी ऑनलाइन मैंने देखे हैं पढ़ाने वाले, यंग लड़कियां, गर्ल्स आई हैं, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, बट मैं बहुत सारी चीजें जो है ना अपने कल्चर को लेते हुए चलती हूँ। ठीक है, वो जो नई लड़कियां आई हैं, आधे आधे कपड़े पहन रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो ये तो सारा अंग्रेजों का स्टाइल है। तो आप साड़ी पहन के क्यों नहीं पढ़ाते, जैसे कि हम पढ़ाते हैं? हम तो साड़ी पहन के पढ़ाते हैं। हम 14 साल हम ऑफलाइन में हम हमेशा साड़ी पहनते हैं। ऑफलाइन स्कूल्स में आप जाओ, साड़ी ही होती है, टीचर्स की साड़ी होती है, ठीक है, साड़ी या सूट होता है। तो यहाँ ऑनलाइन में मुझे समझ नहीं आता, वो लड़कियां ऑनलाइन में आधे आधे नंगे नंगे कपड़े पहन के कैसे पढ़ा लेती हैं ऑनलाइन। मतलब शर्म नहीं आती है ऐसे टीचर्स को पढ़ाते हुए, ऐसी लड़कियों को पढ़ाते हुए? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, सो इसीलिए जो है, अगर आप ब्रिटिशर्स को बुरा बोल रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने ये किया, अत्याचार किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, लेकिन आज जो है ना आप चल रहे हो उन्हीं ब्रिटिशर्स की चीजों पे जो है आप चल रहे हो। ठीक है, खैर एनीवेज, देखना आप बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं जो आपको यही सब बताएंगी। तो ब्रिटिशर्स जो है हमें बहुत सारा डेवलपमेंट जो है सिखा के गए। हिंदुस्तान के लोगों ने ब्रिटिशर्स से बहुत सारी चीजें सीखी है। हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स से डेवलपमेंट सीखा, ब्रिटिशर्स से लिविंग ऑफ स्टाइल सीखा, ब्रिटिशर्स से उनके कपड़े अपनाए, उनका खाना अपनाया। ये कुकीज, पेस्ट्रीज, केक्स, ठीक है, ये कहाँ से आया? ये सारा सब जो है ब्रिटिशर्स दे के गए। ये सब कुछ जो है इंग्लैंड के लोग ही देकर गए। कुकीज खाना, और जो है केक्स खाना, ऑल थिंग, एवरीथिंग, ठीक है, बर्गर, पिज्जाज, ये सारी चीजें जो है बाहर फॉरेन कंट्री की हैं। ठीक है, जिसे हम फॉरेन कंट्री कहते हैं। फॉरेन कंट्री में इंडिया के को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज हैं वो फॉरेन कंट्री है। और स्पेशली हम अमेरिका तब बोलते हैं जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, अमेरिका, कनाडा, ठीक है। इधर जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, देन एट दैट टाइम वी सेड यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, तब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। और हमारे ऊपर रूल किया था किसने? यूरोपियन कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं किया था। लेकिन
आज इंडियन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाया हुआ है, यूरोपियन कल्चर को भी जो है बड़े अच्छे से अपनाया है, वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाया हुआ है। यूरोपियन कल्चर तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों में, लड़कियों में, बॉयज मतलब यंग लोगों में कूट कूट के वेस्टर्न कल्चर भरा हुआ है। इतना भरा है कि ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे तो भी आधे नंगे कपड़े पहन के आएंगे। खैर, सो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेवलपमेंट किया, ठीक है, वो हमारे लिए नहीं किया, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन उनके जाने के बाद वो चीज हमारे लिए फायदेमंद ठहरी। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी लेवल पे, बहुत सारी प्लेसेस पे वो चीज हमारे लिए फायदेमंद ठहरी, ठीक है। रेलवे वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड। कॉलोनियल ट्रेड के लिए रेलवे बहुत एसेंशियल था, क्योंकि उनको ट्रेड करना था, यहाँ से वहां जाना था। फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स। इंपीरियल ट्रूप्स यानी कि ब्रिटिशर्स अपने पूरे के पूरे ट्रूप्स जो है, पूरा आर्मी यहाँ से वहां भेजती थी। बट जो हमारा इंडिया आपने देखा है कितना बड़ा एरिया है, ठीक है, साउथ में भेजना, ईस्ट भेजना, वेस्ट भेजना, सब जगह वो अपनी आर्मी भेजती थी। तो आर्मी पैदल मार्च नहीं करेगी, घोड़े हाथी उस समय थे, नो डाउट, और इतना नहीं हो पाता था। लेकिन यह है कि जब वो देख रहे न्यू टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो वाई डोंट वी मेक अ रेलवे ट्रैक, वाई डोंट वी मेक अ दैट इज दिस कोचेज ऑफ द ट्रेन, इंजन ऑफ द ट्रेन, ठीक है, बनाएं, और हम इंडिया पे भी इसको जो है बिछाएं, ठीक है, इंडिया में भी स्टार्ट करें, ठीक है, रेलवे ट्रैक और ट्रेन वगैरह स्टार्ट करें। टू रन लोकोमोटिव्स को भी रन करने के लिए वुड वॉज नीडेड एज अ फ्यूल। वुड की जरूरत होती है फ्यूल के लिए, वो फ्यूल भी उन्होंने लकड़ियों से लिया। एंड टू ले रेलवे लाइन्स स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर, ठीक है। ईच माइल्स ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स, यानी 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स की जो है जरूरत पड़ती थी। ईच माइल मतलब हर माइल पे, एक माइल पर कितने मतलब जो ट्रैक्स हैं, कितने स्लीपर्स बिछते थे, एक माइल, 1 माइल, अगर 1 माइल तक रेलवे ट्रैक अगर यहाँ बिछ रहा है, तो ये अगर 1 माइल है तो 1 माइल के विद इन अंदर करीब इसके अंदर जो है 2000 जो है स्लीपर्स जो है बिछाए जाएंगे रेलवे ट्रैक के नीचे, ठीक है। तो अब ऐसे तो हम बना नहीं सकते इतने सारे 2000, तो 2000 लकड़ियों की करीब ज़रूरत होती थी इसके लिए, ठीक है। तो आप सोचो, इसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ ब्रिटिशर्स ने काटी, नो डाउट उन्होंने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अगर वो नहीं बना के जाते तो इंडिया शायद कभी रेलवे को जो है ना डेवलप्ड शायद ही कर पाती, नहीं कर पाती, वो तो गॉड नोज। ओके, 1860 में रेलवे ट्रैक नेटवर्क एक्सपैंड रैपिडली। 1890 में अबाउट 25,500 किलोमीटर का ट्रैक जो था हैड बीन लेड। तो थिंक अबाउट इट कि ब्रिटिशर्स ने कितनी जल्दी जो है 60s से ले 90s के बीच में, ठीक है, रेलवे ट्रैक एक्सपैंड रैपिडली। 1860 में बहुत तेजी से रेलवे ट्रैक जो है रैपिडली जो है इंक्रीज हुआ, और 1990 तक यानी 60, 70, 80, 90 40 सालों के अंदर, 40 ईयर्स के अंदर करीब 25,500 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बिछा दिया गया ऑल ओवर इंडिया, पूरे हमारे इंडिया में। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया नेवर कैन डू दिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, भी देश आजाद भी हो जाता, और अगर तब रेलवे ट्रैक हिंदुस्तान अगर शुरू करता था, आई एम गारंटी, कोई भी टीचर अगर मेरे से आके जो है इस बारे में आर्ग्यूमेंट कर ले, गारंटी देती हूं कि इंडिया कभी जिंदगी में ये नहीं कर पाता। हिंदुस्तान कभी 40 सालों के अंदर 25,500 किलोमीटर का ट्रैक कभी नहीं बिछा पाता, जो ब्रिटिशर्स करके गए। तो अगर वो बुरा करके गए तो हमारे साथ वो बहुत सारा अच्छा करके भी गए। तो इन हिंदुस्तानियों को, और ये जो टीचर है ना, इस तरीके के टीचर जो ब्रिटिशर्स की हर समय बुराई करते रहते हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए थोड़ा ना किया, ब्रिटिशर्स ने तो अपने लिए किया, ब्रिटिशर्स ने तो अपने लिए ट्रेड बनाया, ब्रिटिशर्स ने तो अपने लिए लकड़ियां काटी, ब्रिटिशर्स ने तो अपने लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो वो आज के टाइम पे कौन किसी के लिए क्या करता है? कोई किसी के लिए नहीं करता, तो वो क्यों करेंगे भाई? हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस ने हमारे इंडिया के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में नहीं सोचा। गांधी ने शेड्यूल कास्ट को इलेक्टोरल पॉलिटिकल इलेक्टोरल में सीट नहीं दी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट नहीं दी। गांधी ने बिल्कुल साफ अंबेडकर से मना कर दिया था। 10th में आप ये चैप्टर पढ़ोगे नेशनलिज्म इन इंडिया में, उसमें आप पढ़ोगे कि गांधी ने, अंबेडकर ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीट मांगी थी शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग एरिया के सारे थे। लेकिन शेड्यूल कास्ट का एक भी कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था। तो अंबेडकर ने गांधी से कहा, गांधी ने उसके लिए साफ मना कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शेड्यूल कास्ट से कोई भी मेंबर नहीं, मैं जो हूं इसके लिए मैं नहीं, बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऐसा बोल दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, बल्कि शेड्यूल कास्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिला देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता,
ठीक है, जब अपने इंडियन पॉलिटिशियंस ने अपने देश के शेड्यूल कास्ट, निचले कुचले दबे हुए लोगों के बारे में जब नहीं सोचा, अनटचेबल्स के बारे में नहीं सोचा, शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं सोचा, बस गांधी ने हरिजन एक नाम दे दिया, तो ब्रिटिशर्स क्यों हमारे बारे में सोचेंगे? ब्रिटिशर्स को क्या पड़ी है? हाँ, वो सब कुछ अपने लिए कर रहे थे। दैट्स वेरी ट्रू। जो टीचर्स कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने अपने लिए किया, हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया, हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया, लेकिन वो जो करके गए इस्तेमाल तो आप ही कर रहे हो ना, यूज तो आप ही कर रहे हो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीजें। अगर इतना अपने ऊपर घमंड है, अगर इतनी अपनी काबिलियत पर जो है इतना भरोसा है, तो जो रेलवे ट्रैक्स वो बिछा के गए 25,500 किलोमीटर का, वो पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक हटा देते, आप अपने स्टाइल से बना लेते। जापान में बन रहा है, चाइना ने अपने लिए बनाया, जापान ने बनाया, कोरिया ने बनाया, साउथ कोरिया बना रहा है, इतने जबरदस्त ट्रेन ट्रैक्स बना रहे हैं, लेकिन आप तो अभी तक भी जापान और चाइना को बीट नहीं कर पाए। आप रेलवे ट्रैक क्या बनाते? ब्रिटिशर्स के आजादी के बाद, देश आजादी के बाद आप अभी तक 75 सालों में जापान और चाइना को आप डेवलप्ड कंट्री में नहीं आ पाए। ठीक है, हिंदुस्तान आज तक डेवलप कंट्री में नहीं है, जापान और चाइना को आप कंपीट नहीं कर पाए। आप देश आजादी के बाद आप रेलवे ट्रैक बनाते, वो तो जो ब्रिटिशर्स की मेहरबानी थी, वो तो जो बना के चले गए, उसी को हम जो है यूज करे जा रहे हैं और उसी पे हम और आगे 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 रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो पुराने उस जमाने के जो रेलवे ट्रैक पड़े हुए हैं, उसी को बस मरम्मत वो करके गवर्नमेंट उसी को यूज कर रही है। ठीक है, तो जो टीचर्स बोलते हैं ना ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ करके नहीं गए, इंडियन पॉलिटिशियंस जो है वो शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट का मेंबर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं डाल के गए, तो ब्रिटिशर्स क्यों करके जाएंगे भाई हमारे लिए? अजीब, मतलब अजीब मुझे टीचर्स की ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्या पढ़ाती हैं, किस तरीके से पढ़ाती हैं, मतलब बुक में जैसे क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है, पढ़ा क्या रही हैं, फैक्ट तो बताना ही नहीं है, ताकि मतलब बच्चों को रियलाइज हो कि एक्चुअली चीज़ें हैं क्या। और हर लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं इन सारी चीज़ों को। कुछ ब्रिटिशर्स को गलत नज़रिए से देख रहे हैं, कुछ ब्रिटिशर्स को अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन अगर बुरा और अच्छा दोनों आप अगर दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाएं ना, तो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स जितना काम करके गए उससे हमारी कंट्री और डेवलप्ड हुई है। रेलवे ट्रैक अभी तक हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है वो बदल नहीं पाई, तो देश आज़ादी के बाद रेलवे ट्रैक कहाँ से बिछाना शुरू कर देती है? अगर ब्रिटिशर्स नहीं रेलवे ट्रैक बिछा के जाते, ये कोचेज ट्रेन अगर नहीं बना के जाते, हिंदुस्तान कभी नहीं कर पाता। 1946 द लेंथ ऑफ द ट्रैक हैड बीन इंक्रीज 46 तक, यानी कि देखो अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भी देश आज़ाद के 1 साल बचे हैं। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, 46 तक ब्रिटिशर्स ने करीब 7,65,000 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक बिछा दिया था। As the railway track spread through India, a larger number of trees were felled. Obviously सी बात है भाई, रेलवे ट्रैक जब बिछेगा, रेलवे ट्रैक जब बिछाएंगे वो लोग, इतना लाख किलोमीटर का एरिया जब कवर कर रहे हैं, तो भैया ट्रीज तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ट्रीज को काटा जाएगा ही जाएगा। आज क्या हो रहा है? ट्रीज तो आज भी कट रहे हैं, फॉरेस्ट तो आज भी कट रहे हैं हमारी कंट्री में, और गवर्नमेंट की निगरानी में कट रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट आज भी पूरे के पूरे जंगल को काट रहे हैं अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और उसमें गवर्नमेंट का पूरा हाथ है, गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट को ये मनी दिया जाता है, बोला जाता है कि ये वाली जमीन जो है, ये वाला जंगल मैं खरीद रहा हूँ, और भैया आप लो इतने करोड़ रुपया, गवर्नमेंट ले इतने करोड़ रुपया, ये जंगल आप मुझे दे दो, यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट बनाना है, यहाँ पर मैंने होटल बनाना है, यहाँ पे मैंने ये वाली इंडस्ट्री बनानी है, वो वाली इंडस्ट्री बनानी है। तो जंगल तो आज भी काटे जा रहे हैं। तो ये जो टीचर्स जितना पढ़ा रही हैं, जो इतना समझा रही हैं, इतना बता रही हैं बच्चों को कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं करके गए, तो इंडियन पॉलिटिशियन कौन करके गए? आज ब्रिटिशर्स ने सारे जंगल काटे। ये पहाड़ा जो बहुत पढ़ा रही हैं, बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट बनती हैं ये टीचर्स, कि ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे पहाड़ काटे, इतने लार्ज ट्रैक्स बनाने के लिए पूरे के पूरे पहाड़ों को काटा, रेलवे ट्रैक पहाड़ों तक पहुंचाया। ठीक है, उसके लिए पूरे के पूरे जंगल काटे। तो आज जो हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, क्या वो जंगल नहीं काट रहे हैं? वो तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को, वो तो प्रॉपर भरमार करप्शन कर रहे हैं। सीधा सीधा गवर्नमेंट को जो है करोड़ों रुपया दे दिया, पूरा का पूरा जंगल काट दिया, पूरी की पूरी लकड़ियां बेच दी, और उस पूरा एरिया खाली हो गया, और उस एरिया में बना डाला अपना होटल, अपना रेस्टोरेंट, अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री जो है सेटअप कर दी। तो इतना पहाड़ा नहीं पढ़ाना चाहिए इन टीचर्स को। मैं मुंह पे बोलती है, अगर इनको बात करनी है ना तो मेरे से आके बात करें, ठीक है ना। तो इतना पहाड़ा नहीं पढ़ाना चाहिए, कि इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, कि जो चीज़ जो वो काम करके गए हैं एंड हैव टू बी अप्रिशिएट दैट। अगर किसी और के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकती हो, तो कम से कम उनके काम को अप्रिशिएट करो जो काम वो अच्छा करके गए। एज अर्ली एज द 1850s में मद्रास प्रेसिडेंटी अलोन 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स। 35,000 जो है ट्रीज जो हैं अकेले जो है आपका 1950 में स्लीपर्स के लिए 35,000 करीब जो है ट्रीज जो है काटे गए।
नो डाउट बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा काटे गए, लेकिन वो रेलवे ट्रैक भी आपके लिए बना के जाके छोड़ के गए, बनाकर छोड़ के गए आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि ट्रीज पहले कट रहे थे, ब्रिटिशर्स ने काटे, अब नहीं कट रहे, अब भी कट रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कट रहे हैं। इसलिए डेली 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 वीडियो आता है और उस वीडियो में जंगल के शेर, भालू, चीता, सारे के सारे जंगल जो कट रहे हैं लगातार, वो जंगलों को छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, इंसानों पे अटैक कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों पे अटैक कर रहे हैं, बेजुबान जानवर कुत्ते पे अटैक कर रहे हैं। लियोपोल्ड का कम से कम 10 या 20 वीडियो मैं अब तक यूट्यूब पे देख चुकी होंगी, जहां पर लियोपोल्ड और टाइगर जंगल छोड़ के शहर में आए, हाईवे रोड पे आए, लोगों के घरों में, घरों के अंदर नहीं, घरों के बाहर बाउंड्री कूद के घरों के अंदर आए और कुत्ते को उठा के ले गए। और ज्यादातर शिकार हो रहा है डॉग्स का, ज्यादातर डॉग्स का शिकार हो रहा है। तो वो क्यों आ रहे हैं फिर शहर में? वो भी तो अपना जंगल छोड़ के, उनका जंगल उनसे छीना जा रहा है, आज भी छीना जा रहा है, आज भी कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तभी तो वो जंगल छोड़ छोड़ के जो है शहरों में आके ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। डॉग्स, उनको बड़े पैमाने पे डॉग्स को जो है अपना शिकार बना रखा है उन लोगों ने। सो गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। देख लो, गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पर भी गवर्नमेंट, आज भी गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी भी इंडिविजुअल सिंगल पर्सन को कि वो भाई जितनी रिक्वायर्ड है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उतना उतना सप्लाई करे। दीज कॉन्ट्रैक्टर बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। लेकिन उस टाइम पर भी होता है, आज भी यही सेम चीज होती है जो आपका यहां पर लिखा है। टुडे ऑल्सो सेम थिंग इज हैपन। ठीक है, आज भी यही सेम चीज होती है। सो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना सोचे समझे जो है पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। अब भाई रेलवे ट्रैक के आसपास जो फॉरेस्ट थे, जितने जंगल थे, रेलवे ट्रैक बिसता जा रहा था, वो जंगल कटते जा रहे थे। वही जंगल स्लीपर में रेलवे ट्रैक के लिए लगाए जा रहे थे, वही फिर आगे बढ़े, वही जंगल काट के फिर स्लीपर में रेलवे ट्रैक के लिए लगा दिए। तो फॉरेस्ट जहां जहां से रेलवे ट्रैक गुजर रहा था, जहां जहां से ट्रेन को जाना था, उसके आसपास के सारे जंगल जो थे वो सारे के सारे डिसअपियर धीरे धीरे होते जा रहे थे। अब यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो एलिफेंट जो है वो एक बड़े बड़े, कितना ये लकड़ी के लॉग्स जो है बड़े बड़े, ये पिलिंग स्क्वायर टिम्बर ऑफ एट अ टिम्बर यार्ड है, ये रंगून में है। ठीक है, इन द कॉलोनियल पीरियड एलिफेंट वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लिफ्ट हैवी टिम्बर बोथ इन द फॉरेस्ट एंड एट द टिम्बर यार्ड। तो टिम्बर यार्ड जो है वो होता था यहाँ पर, मतलब यहाँ पे लकड़ियों के लट्ठे जो है बहुत बड़े बड़े पड़े रहते थे और इसको टिम्बर यार्ड जो है बोला जाता था। लकड़ियों के लट्ठे रहते थे, लकड़ियाँ काट के लेकर आते थे। और एलिफेंट ही, क्योंकि उस जमाने में बड़े बड़े ट्रक्स या ट्रैक्टर्स या क्रेन्स वगैरह नहीं होती थी, तो एलिफेंट से ही सारा का सारा जो है काम जो है वो करवाया जाता था। प्लांटेशन टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, सिंगल क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया। अब ये तो हो गई लकड़ी की बात। अब जो फॉरेस्ट कट रहे हैं वो लकड़ी के लिए कट रहे हैं, टिम्बर के लिए कट रहे हैं, और उसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो कमर्शियल क्रॉप के लिए कट रहे हैं। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए कर रहे हैं। कल्टीवेशन में भी वो उस चीज का कल्टीवेशन करा रहे हैं जो कि कमर्शियल क्रॉप है। सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, एग्जांपल टी, कॉफी एंड रबर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैश क्रॉप जो है या कमर्शियल क्रॉप या कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जो स्पेशली की जाती है जस्ट फॉर मनी। ठीक है, टू सेल द क्रॉप और टू सेल द प्रोडक्ट। उससे जो भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, उस वहां पर जो जिस भी चीज की क्रॉपिंग होगी, जो भी क्रॉप ग्रो करी जाएगी वो ज्यादातर कमर्शियल टाइप की होगी। वो टी होगी, कॉफी होगी, रबर होगा, कॉटन होगा, शुगरकेन होगा, इस तरीके का होगा, चीजें होंगी। और वो चीजें जो है वो बाहर कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, क्योंकि मनी मिलता है, पैसा मिलता है, तो उसको बेचने के लिए ज्यादातर कमर्शियल क्रॉपिंग जो है वो ब्रिटिशर्स लगातार कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट कट करके कमर्शियल क्रॉपिंग करवा रहे थे। ठीक है, ओके। सो प्लांटेशन क्या होता है? यहाँ पर वैसे भी लिखा हुआ है टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में आप एक या दो क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब कमर्शियल फार्मिंग एक सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, एक ही क्रॉप दूर दूर तक ग्रो करी जा रही है, जैसे आपने ऊटी वगैरह में देखा होगा या माउंटेन्स एरिया में देखा होगा। ऊटी में भी माउंटेन्स हैं, आपके ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट लगते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट लगते हैं उस तरफ में, ऊटी में। ओके, और अब अगर आप दार्जिलिंग, शिमला वगैरह, उत्तराखंड वगैरह ये वाले पार्ट में जाओगे, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, आप जो है दार्जिलिंग जाओगे, सिक्किम जाओगे, इन सारी प्लेसेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ही क्रॉप दिखेगी। टी जो है बहुत पहाड़ियों तक जो है, ऊपर तक जो है आपको ग्रो करता हुआ मिलेगा। ठीक है, एक सिंगल क्रॉप होगी। तो एक सिंगल क्रॉप, लेकिन वो कमर्शियल क्रॉप हो, यानी कि वो क्रॉप जिसको बेच के हम, जिसको सेल करके हम पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप को फूड क्रॉप से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बहुत सारी टीचर्स ने ऑनलाइन में गलत बताया हुआ है कि कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, कि कमर्शियल क्रॉप अगर वीट है, राइस भी है, अगर हम छोटे उस पर उगाएंगे, उसको छोटे
स्मॉल स्केल पे, तो वो कमर्शियल क्रॉप नहीं होगी। लेकिन अगर वीट और राइस को हम बहुत मिलियन ऑफ हेक्टेयर में करेंगे तो वो भी कमर्शियल क्रॉप। वीट और राइस कभी भी कमर्शियल क्रॉप नहीं होती है। जो ज्योग्राफी का टीचर नहीं है तो प्लीज उससे ज्योग्राफी बिल्कुल मत पढ़ना। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के टीचर से बिल्कुल भी सोशल स्टडी मत पढ़ना। बेड़ा गर्क करने वाले हैं वो तुम लोगों का। ये मैं तुम लोगों को फाइनल वार्निंग बार बार अपने हर वीडियो पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए कमर्शियल क्रॉप, फूड क्रॉप जो है अलग होती है। Okay, large area of national forest was also cleared to make way for tea, coffee, rubber plantation to meet Europe growing needs for these commodities. So large area जो है वो क्लियर किया जा रहा था फॉरेस्ट का, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है क्लियर किया जा रहा था इन्हीं सारी कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, टी, कॉफी, रबर। कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर एट चीप रेट। और पूरा का पूरा एरिया जो है जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने पूरा का फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया और सारा का सारा एरिया यूरोपियन प्लांटर्स को दे दिया। मतलब यूरोप से जो प्लांटर्स, यूरोप से जो लोग आते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको दे दिया बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में, पूरी की पूरी जमीन दे दी उनको। एंड दीज वर एनक्लोज्ड एंड क्लियर ऑफ फॉरेस्ट, क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लांटेड टी और कॉफी। और उन्होंने क्या किया, जो प्लांटर्स ने क्या किया कि भाई टी और कॉफी लगातार उन्होंने टी कॉफी ही ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ही टी, उस जमाने की एक प्लेजर ब्रांड टी है, उसका पिक्चर जो है देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो लंदन एंड ग्लासगो टी इंपोर्टर्स एसोसिएशन। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा ये पिक्चर में जो है उस जमाने में जो लोग थे उनसे ये फोटो वगैरह जो है ये ली गई है और किस तरीके से ये ब्रांड हुआ करता था, प्लेजर ब्रांड टी। हमारे ही देश को फॉरेस्ट को क्लियर करके, ठीक है, और हमारे ही देश में जो टी और कॉफ़ी जो है यूज़ किए जा रहा है और वो टी यूरोपियन लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, कॉफ़ी सप्लाई किया जा रहा है, रबर, कॉटन, जूट सब सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन उस पर जो है छाप जो है वो डाली जा रही है लंदन की, यूरोपियन कंट्रीज़ की। ब्रिटिशर्स अपनी ब्रांड छाप के जो है उसके ऊपर उसको यूरोप में बेच रहे हैं। खैर, एनीवेज नेक्स्ट आता है आपके एमसीक्यूज। नाउ टेंडू लीव्स आर यूज्ड इन मेकिंग। टेंडू लीव्स जो है किस चीज को बनाने के लिए यूज होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। द रेलवे नेटवर्क एक्सपैंडेड रैपिडली इन इंडिया। कौन से ईयर में रेलवे नेटवर्क जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है रैपिडली बढ़ने लगा था?